जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जो है यूजीसी नेट हिंदी साहित्य नाटक विधा के तहत जो यूनिट 8 है आपके पाठ्यक्रम में नाटक लगा हुआ है भारत दुर्दशा नाटक, आज उस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस के वीडियो में आपसे डिस्कशन किया था भारतेंदु जी के द्वारा रचित नाटक अंधेर नगरी पे, तो अंधेर नगरी नाटक के माध्यम से कैसे हमने देखा कि उस समय हमारे यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे, जिनके अंडर हम थे, जो राज कर रहे थे, तो एक ऐसी सत्ता थी जो अव्यवस्थित सत्ता थी और सब उसी गुलामी के जंजीरों में बटे थे। तो एक ऐसा प्रसंग रचकर, प्रहसन रचकर भारतेंदु जी ने तत्कालीन समाज को उस विसंगतियों से अवगत कराने के लिए एक प्रयास था उनका, जो उन्होंने उस तरीके से प्रहसन लिखा। अब ये जो है आपका नाट्य रासक विधा, नाटक की विधा में ही देखेंगे, नाट्य रासक लास्य रासक रूप में एक इनके द्वारा ये लिखित मौलिक नाटक है। जैसे आपने देखा होगा कि भारत दुर्दशा के अलावा भी देखिए कि अगर जो भारतेंदु जी हैं उन्होंने काफी मौलिक नाटक और अनुदित नाटक भी, काफी नाटकों का जो है उन्होंने अनुवाद भी किया, परंतु अगर ये नाटक देखें तो ये इनके द्वारा जो है ये नाटक, ये मौलिक नाटक है। नाटक का समय देखिए तो ये है 1880, यानी 1881 में जहां वो अंधेर नगरी लिखते हैं, 1880 में इनके द्वारा भारत दुर्दशा नाटक लिखा जाता है। अब एक तो हम आपको यहाँ पे बोर्ड पे संक्षिप्त में जो आपका नाटक का वस्तु विन्यास है, पूरा जो वर्ड विषय है, साथ ही उसमें कितने अंकों में विभक्त है, यानी जो इस तरीके से वन लाइनर शेप में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको हम यहाँ करवाएंगे। बाकी बिना टेक्स्ट पढ़े आपका काम नहीं चलने वाला है। तो जितना आपके पाठ्यक्रम में कुल 14 नाटक लगे हैं उनको क्रमशः हम यहाँ पे आपको जो है बोर्ड पे, तो यहाँ पे आपको उसके बारे में कि वन लाइनर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो यहाँ पे जितना हो सकेगा वो कराएंगे। बाकी मूल टेक्स्ट आपको जरूर पढ़ना है। तो हम जैसे अंधेर नगरी आपको पढ़ाए हैं, आज अंधेर नगरी का मूल टेक्स्ट का जो बुक है उसको अपलोड कर देंगे, तो वहां से और टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए, वहां पे हम टेक्स्ट को भी आपको सेंड कर देंगे, हाईलाइटेड टेक्स्ट, उससे पढ़िए, उसको सुनिए, तब जाके आपका एक नाटक कंप्लीट होगा। तो चर्चा करते हैं हम। आज जो हमारा विषय है ये है भारत दुर्दशा। तो आपको नाम से ही लग रहा होगा कि ये जो नाटक है हमारे भारत की दुर्दशा से लोगों को अवगत कराता है। वो तत्कालीन समय भी 1880 के दशक में भी अगर देखा जाए और वर्तमान समय में भी ऐसा नहीं है कि प्रासंगिकता के दौर से बाहर है, प्रासंगिक आज भी है। अगर इस तरीके से बात किया जाए, जैसे आप यहाँ पे देखिए ये नाटक, तो ये जो नाटक है वो कुल 6 अंकों में विभक्त है। देखिए यहाँ पे आपको क्या होता है कि जो एनटीए के क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है वो बहुत कुछ जैसे आपको इस तरीके से मिलान का दे देता है, या मान लीजिए उसने ऑप्शन दे दिया कि 4 नाटकों के नाम दे दिया और आपसे पूछा कि किसमें 6 अंक है ना। तो इस तरीके से आप पूछ लिया आपसे क्वेश्चन की जो भारत दुर्दशा नाटक है भारतेंदु जी का, उसमें कितने अंक हैं। तो इस तरीके से आपको फैक्ट के लिए ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये 1880 में रची जो ये नाटक है 6 अंकों में विभक्त है। टोटल इसमें अगर देखें तो कुल मिला के 19 पात्र हैं, 19 पात्र हैं और उन पात्रों के नाम भी याद रखने हैं। और साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर ये 6 अंकों में विभक्त है तो कौन सा पात्र जो है किस अंक में आता है और कौन सा पात्र ऐसा है कि कुछ गंभीर बातें जिसके माध्यम से भारतेंदु जी कहलाना चाहते हैं। अब देखिए ये अगर आप ऐसे सतही तौर पे ये देख लेंगे, रटने की कोशिश करेंगे तो कभी नहीं होगा। आपको हम एक एक करके आपको 6 के 6 अंक से अवगत कराते हैं। आप विस्तार से उनको अच्छे से सुनिए तो आपको ये आइडिया लगेगा कि कौन से अंक में कौन सा पात्र आ सकता है और भारतेंदु जी उस पात्र के माध्यम से क्या कहलाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे पहला जो अंक है, क्योंकि ये टोटल अगर देखें तो 6 अंकों में विभक्त है, तो पहला अंक है यहाँ पे वीथी, है ना। पहला अंक जो है वीथी है, वीथी यानी गली है। और उसमें जो है सबसे पहले जो है आप जिस तरीके से रंगमंच पे अगर ये नाटक मंचन हो रहा हो तो सबसे पहले आप देखेंगे कि वीथी यानी गली के माध्यम से एक जो है योगी गुजरता है, और योगी गुजरता है वो बहुत ज्यादा परेशान है भारत की स्थिति को देख के। तो वो योगी जो है लावनी गीत के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहता है, वो गाते हुए गुजरता है, जिसको आपने कई बार सुना होगा कि हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। तो ऐसे आप क्रमशः देखेंगे कि काफी पंक्तियां जो कहता है और उन पंक्तियों को कभी कभी आपको ऑर्डर में सुमेलित करने के लिए भी आता है। आप यहाँ इसे ध्यान से सुनिए। इसके जस्ट बाद ये वीडियो अपलोड करने के बाद हमको मूल टेक्स्ट का आपको हाईलाइटेड, जिसको मैंने पूरा टेक्स्ट पढ़ा है
उसको हमने जो है आपके उस पे जस्ट प्लेलिस्ट में अपडेट कर देंगे। तो आप यहाँ से सुनने के बाद उस वीडियो को जरूर सुनिएगा, क्योंकि हम हर एक पंक्ति यहाँ लिखवा नहीं सकते, वो नाटक 89 लगभग पेज का है, तो फिर वो बहुत ज्यादा आपके लिए हेडक हो जाएगा। तो पहला जो अंक है, आपको ये ध्यान देना कि पहले अंक में कौन आता है। पहले अंक में योगी आता है। योगी क्या करता है, लावनी गीत गाते हुए आता है। तो लावनी गीत में वो कुछ तो ऐसा है जो भारत को संदेश देना चाहता है। अब उस लावनी गीत में आपको कुछ पंक्तियां ऐसी देखने को मिलेंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यदि उसमें अगर आप पंक्तियों में देखेंगे तो वहां पे पंक्तियां आती हैं कि एक पंक्ति तो ये है कि सबसे पहले जय ईश्वर धन बल दीनो, यानी जिसको सबसे पहले क्या है, भगवान ने जिसको सबसे पहले क्या दिया, धन दिया, विद्या दिया, बल दिया, और उसी से विधाता ने सबसे पहले सब कुछ छीन लिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ के लोग जो थे वो जितनी भी इन शक्तियों को ये जो भी चीजें पाए, तो वे बिल्कुल मतलब आप कह सकते हैं ना कि जैसे आप यहाँ पे एक पात्र के माध्यम से, आलस्य के माध्यम से कहलाया गया है कि कोई नृप हो हमें कहानी, यदि कोई राजा हो तो हमें क्या फर्क पड़ता है। ऐसी हमारी देश की ये दुर्दशा होती तो हमें क्या फर्क पड़ता है। इसी तरीके से यहाँ पे लावनी के माध्यम से ही बहुत सारी पंक्तियां आपको यहाँ की दुर्दशा का गायन करते हुए बताई गई हैं। जैसे उसमें कुछ पंक्तियां इंपॉर्टेंट हैं, यदि देखें कि लरि वैदिक जैन डुबोई सारी, करी कलह बहु भारी, या बय अध पंगुहीन बिल खाई, हाहा भुआरत दुर्दशा न देखी जानी। और इसमें एक पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट ये भी आता है कि अंग्रेज राज सुख साज से सब भारी, पैदन विदेश जात यही अति ख्वारी, यानी हमारा जो धन है वो विदेश चला जाता है, ये हमारे लिए सबसे दुख का कारण है। आपको पहले अंक में बस इन पंक्तियों पे ध्यान रखना है, जिसको हमने करवा दिया है, वहां से आपको हाईलाइट भी कर दिया कि कुछ पंक्तियां उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछता हूं, उनको जरूर ध्यान रखिए। तो लावनी गीत के साथ ही वो जो पहला अंक चलते हुए पूरा जो एक भारतेंदु जी जो कहलाना चाहते हैं, इस तरीके से ये पहला दृश्य आपका जो है खत्म हो जाता है। उसमें जो इंपॉर्टेंट पंक्ति है बस आपको वो ध्यान रखना है। अब दूसरे अंक में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो इसमें है एक ऐसी विचित्र स्थिति को दिखाया जाता है जब भारत एंट्री करता है। मान लीजिए रंगमंच हो, भारत इस तरीके से एंट्री करता है जहां पे आपको बहुत ही भयावह दृश्य देखने को मिलता है। शमशान होता है, टूटे फूटे, अगर आप देखेंगे तो वहां पे जो टूटा फूटा मंदिर है, और उस बहुत ही बदहाल स्थिति में एक पात्र को रचते हैं भारतेंदु जी, और पात्र का नाम होता है भारत, यानी वो भारत की बदहाल स्थिति को वहां पे दिखाते हैं। अब भारत जैसे ही यहाँ पे एंट्री करता है इस वाले में, तो भारत बहुत ज्यादा अपने से परेशान रहता है कि ये हमारी क्या स्थिति हो रही है। तो वो याद करता है कि ऐसा तो हमारे यहाँ पहले नहीं था, कुछ तो हमारी स्थिति जो है इस समय ऐसी हो गई है। तो एक ऐतिहासिक घटना को यहाँ पे दोहराया जाता है। भारत ये कहता है कि हमने ये पढ़ा था, मतलब भारत ने ये कहा कि हमने ये सुना था कि वीरोत्तम दुर्योधन ने ये कहा था, सुचग्रम नयो दस्यामि बिना युद्धेन केशवा, यानी हम जो है सुचग्रम, यानी सुचग्रम उनका कहने का मतलब ये है कि वो कहना चाहते हैं कि जो सुई के नोक का, जो सुई का नोक है उसके बराबर भी हम आपको जमीन नहीं देंगे हे केशव, हे कृष्ण, उतना भी हम जमीन नहीं देंगे बिना लड़े हुए। तो आज जो हमारे भारत देश है, यहाँ पे हमारे 20 करोड़ जो पुत्र हैं, वो इस तरीके से कैसी बदहाल स्थिति में भारत को किए, ना कुछ बोल रहे हैं, ना कहीं पे लड़ने को तैयार है। इस तरीके से भारत जो है बहुत ज्यादा परेशान है। वो कहता है कि को नहीं पकड़त मेरो हाथ, 20 कोटि सुत होत फिरत में, हाहा होए अनाथ। तो इस तरीके से वो कहता है कि 20 करोड़ अगर हमारे पुत्र हैं, उनमें से कोई मेरा हाथ नहीं पकड़ने वाला है। तो इस तरीके से और भी इंपॉर्टेंट पंक्तियां आती हैं जिनको आपको पूरा टेक्स्ट में अच्छे से देखने को मिलेगा। तो आप ये समझिए कि वो अपना ही जो व्यथा है वो भारत कहता है। अब जैसे ये दूसरे अंक में आप देखेंगे कि सिर्फ भारत का ही प्रवेश नहीं होता, जैसे ही भारत अपनी बदहाल स्थिति पे वो रोता है, करता है, और करते करते वो मूर्छित हो जाता है। जैसे ही वो मूर्छित होता है उसके बाद जो एंट्री होती है वहां पे वो निर्लज्जता की होती है। नाम से ही आपको लग रहा होगा कि ये थोपा गया है कि ये ऐसी स्थिति में भारत की ये दशा है, तब भी ये लोग निर्लज्ज हैं, मतलब कि इनको कोई लाज शर्म नहीं है। तो वो कहते हैं कि प्राण देना तो 2 कायरों का काम है। वो निर्लज्जता कहता है कि प्राण देना तो कायरों का काम है, क्या हुआ जो धन मान सब गया,
एक जिंदगी हजार नियामत। तो ये जो है पंक्ति, जैसे कुछ पंक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ये देखिए कि एक जिंदगी जो है, यहाँ पे देखिए कि कह रहा है कि एक जिंदगी अगर देखें तो हजार नियामत, ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है। हालांकि मैंने टेक्स्ट जो करवाया है वहां पे आपको हाईलाइट भी किया है और वहां पे भी आपका जो है ये है कि ध्यान दिलाया कि इनको आप अपने जो नोट्स बनाएंगे उसको जरूर अपडेट कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे हम अगर ये लिखने बैठेंगे, ये करेंगे तो फिर उतना ज्यादा आपको हम डिटेल में बता नहीं सकते। और इन पंक्तियों में तो ऐसा है कि आपको बहुत सारे वाक्यों को याद करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए किसने कहा, किससे कहा, ये ध्यान देना है कि जब मूर्छित हो जाता है भारत, तो जो निर्लजता है, वो निर्लजता जब देखता है तो वो हंसते हुए आके कहता है कि क्या फर्क पड़ता है तुम्हें, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, एक जिंदगी हजार नियामत। तो इस तरीके से ये कहता है। और निर्लजता जो है भारत को ऐसी दशा में देखकर भारत से ये कहता है कि ये देखो भारत अब मरता है, जल्दी इसे घर उठा ले चले। तो दूसरा जो ये दृश्य पूरा चलता है, इसमें ये कहता है कि चलो इसे जल्दी उठा ले चले। तो वो किसको बुलाता है, निर्लजता इसके लिए किसको बुलाता है, आशा को बुलाता है। आशा को बुलाता है कि चलो कुछ तो उम्मीद है, हो सकता है भारत जग जाए, उठाओ उठाओ। तो आशा कहता है मेरे बस की बात नहीं है। तो ये उठाने वाली बात कहते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है। अच्छा, यहाँ तक ये चलता है और इतने में ही आप देखेंगे कि जो दूसरा दृश्य है, फिर आप देखते हैं यवनिका गिर जाता है और दूसरा दृश्य जो है यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए जो ये तीसरा दृश्य है, तीसरा दृश्य है मैदान का, है ना। तो आप देखिए पहले दृश्य में बीथी गाते हुए, यानी बीथी में लावनी गाते हुए योगी आया था, दूसरे में कौन आया, भारत, इसके बाद निर्लजता, फिर आशा, तीसरे में मैदान है, मैदान का परिदृश्य है। आप देखें कि वहां पे मैदान में ही भारत दुर्दैव। अब यहाँ पे जो भारत दुर्दैव का इन्होंने चित्रण किया है, भारतेंदु जी ने बहुत ही विचित्र चित्रण उन्होंने ये किया है कि उस समय जो क्रिस्तानी, यानी एक ऐसा प्रतीक है कि जिसने हम पे हुकूमत की है। तो ये भारत दुर्दैव जो है एक तरीके से भारत की दुर्दशा के पीछे का एक कारण है, जो इसके रूप में इन्होंने दिखाया कि भारतेंदु जी एक तरफ मुस्लिम तथा अंग्रेज जो भी शासक यहाँ पे आए, वो भारत दुर्दैव के रूप में ही यहाँ पे चित्रित किया गया है। अब एक पंक्ति इसने बहुत इंपॉर्टेंट कहा कि काफर काला नीच पुकारू तोड़ू पैर और हाथ भारत दुर्दैव। जो ये कहता है कि काफर काला नीच पुकारू तोड़ू पैरू और हाथ, ये इस तरीके से कहता है। और फिर जो है भारत दुर्दैव जो है ये कि कैसे हम भारत को तहस नहस करें, उसके लिए एक एक करके भारत में लोगों को यहाँ पे भेजता है। अब वही पात्रों को आपको ध्यान में रखना कि कौन से पात्रों के माध्यम से भारत में लोगों को भेजता है और भारत को तहस नहस कराता है। जैसे आप ये समझिए, इस नाटक में जो है भारतेंदु जी के द्वारा जो तीसरा है, अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ तक तो आपने ये देख लिया होगा ना कि 1880 नाट्य रासक, लास्य रासक, और ये मौलिक नाटक है, कुल 6 अंकों में विभक्त है, कुल 19 पात्र हैं, है ना। और ये प्रतीकात्मक शैली में है, प्रबोध चंद्रोदय पर आधारित है। आपने पहला और दूसरा अंक देख लिया, शमशान, टूटे फूटे मंदिर, यहाँ पे ये मैदान है भारत दुर्दैव। अब यहाँ पे देखिए कि ये कह रहे हैं कि जो तीसरा है जिसमें भारत दुर्दैव आता है, तो भारत दुर्दैव आते ही ये एक अपने सत्यानाश फौजदार को बुलाता है। सत्यानाश फौजदार होता है, उसको बुला के ये कहता है कि तुम भारत में जाओ, सत्यानाश फौजदार को, और भारत का सत्यानाश करो। तो भारत जो है सत्यानाश फौजदार तो आता है, वो अलग अलग माध्यम से, वो सबसे पहले तो यही कहता है कि इनको क्या नष्ट करना है। यहाँ पे आप देखो कि वैसे भी धर्म के नाम पे शैव वैष्णव शाक्त आपस में ही लड़ रहे हैं, इनको क्या लड़ाना। इसके अलावा फिर ये कहता है कि इसके अलावा भी देखे, फूट है, लोभ है, डाह है, भय है, उपेक्षा है, स्वार्थपरता, पक्षपात, हट, शोक, ये ऐसे कुछ चीजें हैं जो इतनी इनके यहाँ पे समाज में ऑलरेडी जो है कुरीतियां विद्यमान है, जिनको हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये तो वैसे ही नष्ट हुए जा रहे हैं। तो ये जो है किसमें आपको देखने को मिलता है, भारत दुर्दैव जब सत्यानाश को बुलाता है तो सत्यानाश के माध्यम से जो है ये चीजें कहलाई जाती हैं। सत्यानाश ही कहता है कि बहुत हमने फैलाया धर्म, बढ़ाया छुआछूत का, है हमें तीनों कलबल छल, इसी से कुछ नहीं होता। और ये इतना भी कहता है कि मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। यानी जो भारत दुर्दैव है कि तुम लोग मुझे एक सहज व्यक्ति मत समझो, ये समझो कि हम यहाँ पे सब कुछ नष्ट करने वाले हैं। अब एक ये कि सत्यानाश से जो है भारत दुर्दैव कहता है कि
यहाँ पे तो इन लोगों ने बहुत सारे धन बचा के रखे हैं, तो धन बचा के रखे हैं फिर अपलिफ्ट कर सकते हैं, उठ सकते हैं। तो वो कहता है कि नहीं, इनके पास हम क्या करेंगे, जो धन इन लोगों ने बचा के रखा है वो हम अपव्यय, अदालत, फैशन और सिफारिश, इनके माध्यम से जो इनके पास अतिरिक्त धन बचे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे कहते हैं कि विद्या, बुद्धि, धन सब कुछ छीना गया, तब जाके भारत पूरी तरीके से नष्ट हो गया। तो वही कह रहा है, अपव्यय मीन्स होता है कि जैसे हमें 10 खर्च करना है तो हम 50 खर्च करेंगे। हमको जो है हमारे यहाँ पे जो भारतीय संस्कृति थी, हमको जो पहनना है हम उससे ज्यादा वो करेंगे। तो इन्होंने कहा जो इनके पास धन है, अतिरिक्त धन है, उनको हम कुछ इस माध्यम से, ये है कुछ बीमारी, अपव्यय है, अदालत है, फैशन, यानी लोग अदालत का चक्कर लगाएंगे तो जो इनके पैसे वो खर्च हो जाएंगे। इनके पास फैशन, ये इतना करेंगे कि इससे पैसे खर्च हो जाएंगे। सिफारिश के नाम पे ये इतना करेंगे, इनसे हम इनका धन भी छीन लेंगे। तो विद्या बल तो छीन ही लिया गया, हम धन भी छीन लेंगे। तो इस तरीके से आप जो ये वार्तालाप चलता है, आपका ये तीसरा जो है मैदान में भारत दुर्दैव और सत्यानाश के बीच में। तो इस तरीके से ये पूरा जो प्रसंग है, तीसरा जो अंक है, इसमें बस भारत दुर्दैव, सत्यानाश, और सत्यानाश ने किस तरीके से ये सभी चीजें कही है, वो यहाँ पे ये जो है प्रसंग जो है इसके साथ समाप्त हो जाता है। अब जो चौथा अंक है, जिसमें सुसज्जित कमरा होता है, अंग्रेजी मतलब कि एक तरीके से अंग्रेजी रंग ढंग से सजा कमरा होता है, वहां पे भारत दुर्दैव, जिसको हमने बताया एक राक्षस का प्रतीक है, यही है कि जो भारत को चारों तरफ से घेरे है, खाने के लिए तैयार है। तो ये कहता है कि अभी सत्यानाश, इससे काम नहीं चलेगा, हम यहाँ पे एक एक करके जो हमारे मोहरे, हमारे सैनिक है, वहां पे इनको भेजेंगे और भारत को पूरी तरह से तहस नहस करेंगे। तो उसके लिए ये क्या करता है, कमरे में बैठा है भारत दुर्दैव, और बैठे हुए ये एक एक करके लोगों को बुलाता है। जैसे सबसे पहले किसको बुलाता है, रोग को बुलाएगा, महर्ग को बुलाएगा, कर को, मग को, आलस को, अंधकार को। ये जैसे रोग है, एक तरीके से यहाँ पे भारतेंदु जी ने काल्पनिक पात्र इस तरीके से रच दिया है कि रोग एक पात्र है। अब जैसे ये भारत देश है, तो उस समय आपने देखा होगा कि बहुत सारी महामारियां हैं और ऐसी बीमारियां हैं कि सामान्य जनमानस एक तरफ से वो समाप्त हो जा रहा है, उसके लिए कोई दवा के लिए या किसी भी चीज के लिए अंग्रेजों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। आपने बहुत सारे काल उस समय के पढ़े होंगे कि कितने लोग तो अकाल में ही मारे जाते थे, उस समय ऐसी भयावह स्थिति होती थी। तो इसने कहा कि अब हमको भारत को पंगु करना है, तो हम अपने एक जो है सैनिक रोग को भेजेंगे। रोग इसी तरीके से लोगों पे टैक्स लगाएंगे, लोगों को मद्यपान, जो मदिरा पान है, तो वो भी लोगों को क्या करता है अंदर से, तो एक तरीके से आप कहते हैं कि भंगुरी बना देता है। तो हम मदिरा पान का उसका लत लगवाएंगे लोगों को। इनके अलावा क्या करेंगे, आलस, तो यहाँ के लोगों के अंदर जो है आलस इतना ज्यादा हो कि ये उठ के ये कह ही ना पाए कि हम किसी के गुलाम हैं और ये गुलामी में जीने के लिए आदी हो जाए। तो ये कहता है हम आलस को भेजेंगे। तो ये जो क्रम है आपको ध्यान रखना है, पहले रोग है, महर्ग है, फिर कर है, मध्य है, आलस है और अंधकार। ये क्रमशः एक एक करके यहाँ पे आते हैं और इनके माध्यम से जो है कुछ यहाँ पे भारतेंदु जी, इनके माध्यम से भी कुछ यहाँ पे कहलाते हैं। जैसे अगर आप देखिए कि जो चौथा अंक है जिसमें रोग, आलस, मदिरा, अंधकार बारी बारी से आते हैं, तो रोग अपना जो परिचय देता है, कहता है हम कुपथ्य के मित्र हैं और पथ्य का शत्रु हैं। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तस दुगन केपी रूप दिखावा। और इतना ही नहीं, इसने कहा अब तो हम मतलब एक ऐसे व्यक्ति हैं, मतलब कि रोग कहता है कि आप चिंतित मत होइए भारत दुर्दैव, हम तो इनको नष्ट करने के लिए ही पर्याप्त हैं। क्यों, उसके पीछे कारण भी बताता है। अब देखिए कितनी बारीकियों से यहाँ पे भारतेंदु जी ने चीजों पर ध्यान दिलाया है। जैसे उन्होंने कहा कि रोग की इतनी हिम्मत कैसी कि भारत जैसे इतने बड़े देश को जो है वो इस तरीके से मिट्टी में मिला सकता। तो इसने कहा कि जैसे आज हम लोग नहीं बात करते हैं कि अब हम जो है आयुष पद्धति, यानी हम अपनी चिकित्सा पद्धति में पारंपरिक जो चिकित्सा पद्धति है उसकी तरफ लौटेंगे। तो उस समय जो है भारतेंदु जी ने कहा कि जो रोग है ये कह रहा है कि जो धन्वंतरी थे, काशीराज थे, दिवोदास थे, सुश्रुत थे, वाग्भट थे, इन सभी लोगों का आपने नाम सुना होगा। चिकित्सा के क्षेत्र में ये ऐसे विद्वान थे उस समय, जो ये लोग इलाज करते थे वो ट्रीटमेंट हम लोग आज भी नहीं पा पाते, और ये आयुष पद्धति में अब चीजों को हम वापस लाने की बात करते हैं। तो इसने कहा कि अब ये धन्वंतरी, काशीराज, दिवोदास, सुश्रुत, वाग्भट, अब देखिए इसको मैंने इसलिए नोट डाउन किया है क्योंकि ये आपके एग्जाम में इस तरह पूछा जा सकता है कि इसमें जैसे 4 नाम दे दिया, धन्वंतरी, दिवोदास, सुश्रुत, वाग्भट, और कोई भी नाम दे दिया, इसमें से पूछा कि इसमें से
किसका नाम का जिक्र जो है आपके भारत दुर्दशा नाटक में नहीं किया गया। या ये भी पूछ सकता है कि इनका जो जिक्र किया गया वो भारत दुर्दशा के कौन से अंक में किया गया। तो जैसे हमने आपको बताया ये चौथा अंक है, भारत दुर्दैव है, वो रोग आलस मदिरा सबको क्रम से बुलाता है। फिर रोग ये कहता है कि महाराज आप परेशान ना हुए, क्योंकि यहाँ पे अब धन्वंतरी, कसिराज, दियोदास, सुश्रुत, वाग्भट अब नहीं है, और मैं कौन सी बीमारी यहाँ पे भेजूंगा। उस समय जो होता था हैजा है, डेंगू है, और एक यहाँ पे अपालेक्सी करके कोई बीमारी है, उसका नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है। इनको आपको ध्यान रखना है। तो रोग ने कहा कि हम इस तरीके से जाके भारत को तोड़ेंगे। इसके बाद तो इस तरीके से जो पहला प्रसंग है, सबसे पहले कौन आता है, रोग। रोग आया और उसने कैसे बताया कि हम कैसे जो है लोगों को तंग करेंगे। अब ये एक चीज और भी बताया था कि सबसे बड़ी बात इन लोगों के अंदर ये है कि ये लोग पता है अगर किसी से इलाज भी कराना है तो नहीं करेंगे। आपने जैसे सुना होगा अभी भी कि महामारी वगैरह फैलता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें लोग शीतला के डर से या कोई भी और भी चीजें होती है जिसमें वो इलाज कराने नहीं जाते। तो यहाँ पे भी एक तरीके से भारतेंदु जी ने ये ध्यान दिलाया कि उस समय ये भारतेंदु जी ने मेंशन किया कि शीतला के डर से लोग जो है टीका वगैरह लगता था वो टीका भी नहीं लगवाएंगे। तो आप समझ सकते हैं फिर गांव के गांव वहां पे या जितने भी लोग हैं कैसे वो मृत्यु के काल में वो जो है समा जाएंगे। अब दूसरे इसके बाद जो भेजते हैं तो ये आलस्य को भेजते हैं कि अब भारत में आलस्य जो है वो जाएगा और वो जो है अंदर से आलस्य जो है भारतीयों को तोड़ के रख देगा। तो इसमें जो है आलस जब आता है तो एक आपने पंक्ति इनका सुना होगा, कहीं भी पढ़ा होगा, दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना है ना, पर उठ के जाना कहीं अच्छा नहीं। तो ये मतलब इसके माध्यम से कहलाया गया। और एक प्रसंग भी वहां पे छेड़ा गया है कि कैसे दो लोग होते हैं, एक के पेट पे आम गिरता है और वो कहता है किसी से कि एक काम करो आम मेरे मुंह तक लेते आओ, तो दूसरा वाला कहता है कि कोई बात नहीं ऐसे ही पड़े रहने दो, मैं भी नहीं लेके आने वाला हूँ। तो इतना ज्यादा आलस उस समय है। तो ये दिखाया गया कि भारतीयों के अंदर इतना आलस है, फिर कोई बाहरी सत्ता क्यों ना हम पे आक्रमण करके हम पे राज करे, क्योंकि कौन नृप हो हमें को हानि, ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति इसी में कहा गया है। तो आपको जो ये 3-4 पंक्तियां हैं, 5 पंक्ति जो बहुत इंपॉर्टेंट है आलस की, कि दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, दूसरा कौन नृप हो हमें का हानि, अजगर करे ना चाकरी, और दूसरा है जो कर्तव्यम सो मर्तव्यम, सर्वस खाई भोग कर जाना। ये कुछ पंक्तियां हैं जिनको आपको ध्यान रखना है कि ये पंक्ति किसके माध्यम से भारतेंदु जी ने कहलवाया है, तो ये आलस्य के माध्यम से। इसके बाद जो है मदिरा, मदिरा के माध्यम से। तो देखिए आपने मदिरा के बारे में सुना होगा, ये आज की बात नहीं है, मदिरा तो बहुत पहले से जो है अपने यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये प्रचलन में रहा है मदिरा। तो मदिरा के माध्यम से भी कुछ चीजें जो है यहाँ पे प्रसंग में जो है कहा गया है। जैसे आप देखिए यहाँ पे कहा गया है मदिरा के माध्यम से, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें तो उनको हम बता दे रहे हैं, सारी चीजें तो याद नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे जैसे उन्होंने कहा कि संसार में 4 मत है, हिंदू, बौद्ध, मुसलमान और क्रिस्तान, चारों में मेरे प्रेम मूर्ति है सोमपान, विराजमान, सराबे हूतरा और विराजमान। तो ये कह रहे हैं कि जो मनु है वो हमको कितने प्रेम से पुकारते हैं, मदिरा लोगों को कैसे कंगाल कर सकता है। तो मनु पुकारते हैं प्रवृत्ति रेशा भूता नाम। और भागवत में हमको क्या कहा गया है, लोके व्यवसाय मानी से विद्या सेवा नित्यायास्ति, यानी मदिरा अपने बारे में बता रहा है कि भारत दुर्दैव से कह रहा है महाराज आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है, आप तो पहले ही रोग और आलस्य को भेज चुके हैं, अब तो ये लोग मदिरा पी के मदमस्त हो जाएंगे। हमारा तो ये है कि हमें कोई सोम कहता, कोई पीयूष कहता है, तो हमारा एक अलग ही जलवा है, तो हम तो जाके उन लोगों को आराम से नष्ट कर लेंगे। फिर लास्ट में इसमें अंधकार आता है। तो अंधकार से जब बात होती है तो अंधकार भी कहता है कि आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है, मैं भी जाऊंगा, तो मेरे भी अंदर जो भी चीजें हैं मैं इस तरीके से अंधकार वहां पे पूरा छा दूंगा और इस तरीके से ये भारत जो है एक तरीके से पूरा नष्ट हो जाएगा। तो बस यही वार्तालाप एक एक करके वो भेजते हैं और यहाँ पे ये करके चौथा जो है यवनिका गिरता है और ये आपका अंश समाप्त होता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग मुझे इसमें लगा 5वां अंक, किताब खाना, क्योंकि ये जो 5वां अंक है ये कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल जो बौद्धिक वर्ग है वो उनको सांकेतित करता है और ये आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक लगता है। कब, जब कोई ऐसी घटना आपके देश में घटित हो, जब देश में ऐसी कोई घटना हो रही जिसपे आपको प्रतिक्रिया करना है, आपको दमखम दिखाना है, और उस समय बैठ के, है ना, कोई बौद्धिक वर्ग बैठ के 10 लोग चर्चा करें और जमीनी हकीकत उनको बिल्कुल ना पता हो, तो आप ये चीज देख सकते हैं। ये चीज जो है यहाँ पे भारतेंदु जी ने वही चीज दिखाया है।
पात्र परिचय में आप देखिए कि यहाँ पे अगर देखें कि किताब खाना में कुल कितने लोग बैठे होते हैं, तो 7 लोग। किताब खाने में कुल 7 लोग बैठ के ये चर्चा कर रहे होते हैं कि भारत दुर्दैव जो है वो हमारे देश को, भारत को नष्ट करने के लिए ऐसे अलग अलग लोगों को भेज रहा है, हम उनसे कैसे जो है पार पा सकते हैं। तो ये जो 7 लोग बैठे हो संगोष्ठी यानी गोष्ठी कर रहे हैं, उसमें एक सभासद हैं और वो सभापति जो महाशय हैं वो ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या कर सकते हैं। तो वहां पे कौन कौन बैठा आपको ये ध्यान देना है। एक बंगाली है, एक महाराष्ट्री है, एक एडिटर है, एक कवि है, पहला देशी और दूसरा देशी, एक डिसलॉयल्टी। डिसलॉयल्टी यानी देशद्रोह। आपने देशद्रोह का मुकदमा बहुत सारा हिस्ट्री से लेके सभी जगह पढ़ा होगा। अंग्रेजों को किसी भी चीज पे लगाना हो या कुछ करना हो, सेंसरशिप लगाना हो, प्रेस पे आपको आजादी, मतलब कहीं भी आपको आजादी नहीं, क्योंकि इनके पास डिसलॉयल्टी था। देशद्रोह का मुकदमा होता था और बढ़िया वही लगाते थे, सबको जेल में डाल देते थे। तो यहाँ पे जब साथ सभी लोग बातचीत करें कि भारत दुर्दैव आक्रमण कर रहा है, तो हम आक्रमण से निपटने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये लोग बैठ के वही सोच रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो ये जो है बंगाली जो है, बंगाली सभी ये अपना जो उनका विचार होता है वो प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं कि हमारे यहाँ तो आपने देखा होगा, यहाँ पे जिक्र किया गया है हमने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। अगर आपने मॉडर्न इंडिया पढ़ा होगा हिस्ट्री, तो वहां पे ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का वहां पे आपको जिक्र मिलता है। तो इन्होंने कहा मेरे यहाँ पे ऐसा कुछ जैसे वाकया होता है जैसे यहाँ पे हो रहा है, तो हमारे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन वाले आपस में गोष्ठी करते हैं और कुछ तो उसका वो सॉल्यूशन निकालते हैं। बट यहाँ पे तो कुछ ऐसा है नहीं, कोई इतना एक्टिव है नहीं, ये बंगाली कहता है। तो जैसे ये कह लेता है तो फिर दूसरे जो है, दूसरा देशी है। अब यहाँ पे एक किरदार जो आपको दूसरा देशी का किरदार मिलेगा, बहुत ही डरपोक बंदा होता है ये हमेशा ये कहता है कि हम जो इसमें मतलब कि यहाँ पे आ गए हैं आप लोगों के बीच में, कहीं ऐसा ना हो कि अंग्रेज आए और डिसलॉयल्टी का हम पे वो चार्ज करे और हमको जेल में डाल दे। तो ये इस तरीके से एक किरदार होता है। यहाँ पे आपको एक बोल्ड किरदार देखने को मिलेगा, महाराष्ट्री। महाराष्ट्री जो है वो ऐसा किरदार है, वो कहता है कि हर एक चीज का हल निकाला जा सकता है, ये लोग किसी भी कारण से हमको कैसे डिसलॉयल्टी की उसमें कहीं पे भी जेल में डाल सकते हैं। तो ये कहता है, और ये कहता है कि यहाँ के लोग बड़े भीरू पुरुष हैं, है ना, महाराष्ट्री ये कहता है। और यहाँ पे देखिए कवि वचन सुधा, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, और ये भी जिक्र हुआ है कि कैसे हमारे यहाँ पे एक समय था मोहम्मद शाह, नादिर शाह, ये सब आक्रमण किए थे और उस समय क्या चीजें मतलब कि हम कैसे अपने देश को बचा सकते हैं। तो मतलब सब मिला के इसमें आप देखेंगे ये 7 लोग रणनीति बनाते हैं, बट कुछ होता नहीं है। रणनीति बनाते बनाते जो है उनका एक चमचा जो है वो एंट्री करता है वहां पे, डिसलॉयल्टी के चार्ज में कहता है कि अब आप लोगों को जो है अंदर किया जाएगा। तो ये इस तरीके से पूरा जो समाप्त हो जाता है। मतलब इस प्रकरण के माध्यम से ये दिखाया गया कि देश की कितनी भी दुर्गति हो और ऊपर बैठे राजनेता हो या जो भी हो, वो कैसे जो है बौद्धिक वर्ग जो एक कमरे में बैठा है, जिसको जमीनी हकीकत का आबा नहीं पता है, वो बैठ के हमारे लिए कोई नीतियां बना रहा है। तो नीतियां बना रहा है तो वो जमीनी हकीकत क्या होगा, तो बड़ी बड़ी बातें होंगी, जमीनी कुछ नहीं होगा। वो जो है यहाँ पे जो है भारतेंदु जी ने इस चीज को दिखाया है। अब इसके बाद सीधे आप आइए छठे अंक पे। तो छठा अंक है गंभीर वन का मध्य भाग, सबसे त्रासद स्थिति। अगर आप सच में बहुत ही ज्यादा मतलब आप कहते हैं ना कि साहित्य इस तरीके से पढ़ो कि उसमें रम जाओ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं समाज का दर्पण है, आपसे जुड़ा हुआ है, तो उसमें वही चीज दिखाया जाता है। तो भारतेंदु जी ने इसमें जो त्रासद स्थिति दिखाई है वो आप कह सकते हैं बहुत ही हृदय विदारक स्थिति है। इसमें आप गंभीर वन के मध्य भाग में देखते हैं कि वो जो भारत है, जो आपने सबसे शुरुआत में देखा था, भारत की स्थिति बिल्कुल वो अचेत स्थिति में है, होश तक नहीं है। और यहाँ पे एंट्री होता है छठा में। इसमें आप देखते हैं भारत भाग्य, यानी भारत का भाग्य आके बार बार उसको झकोटता है कि भारत भाई उठो, भारत भाई उठो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, एक बार तो हिम्मत करो, उठने की कोशिश करो। लेकिन वही होता है ना कि ऐसी स्थिति हो गई है, चौतरफा इतना भारत को घेर लिया गया है कि वो एक बार हिम्मत ही नहीं कर पा रहा है उठने की। अंततः इसकी त्रासद स्थिति इस तरीके से परिणित होता है कि जो भारत भाग्य है उसका दोस्त जो दिखाया गया, मतलब भारत का दिखाया गया है, वो जो है कटार भोगता है और अपने को मार लेता है। और इस तरीके से जो है ये आपका जो ये पूरा नाटक है भारत दुर्दशा, ये समाप्त हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये नाटक आपको हमने संक्षेप में
जहाँ पे जय सतयुग थापन करन नासन म्लेच्छ आचार, ये जो है मंगलाचरण से इसका शुरुआत होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अभी तो बहुत ही अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आपको बिल्कुल बारीकियों से पूछने लगे जहां आपका ध्यान नहीं जाता। जैसे हम लोग क्या होता था कि पहले जो है नाटक वगैरह पढ़ लेते थे तो उसमें ये ध्यान नहीं, पूरा नाटक नहीं पढ़ते थे, क्योंकि नाटक तो छोड़िए, जब उपन्यास आप इतना मोटा मोटा पढ़ेंगे तो उसमें नहीं याद रहता कौन किससे कब क्या कहा। तो इसको बहुत ज्यादा आपको ऐसा कुछ ना डायग्राम करके थोड़ा सा याद करना होगा। जैसे मैं एक यहाँ पे आपको थोड़ा सा हिंट करूं कि जैसे आपको डायग्राम के थ्रू थोड़ा कैसे याद करना होगा, क्योंकि पता है अभी जो है नेट का जिस तरीके से इसने पैटर्न किया है, अगर आप जो है जितना आपके पाठ्यक्रम में लगा है उन यूनिट को ध्यान से नहीं करते हैं तो फिर वही प्रॉब्लम होगा। जैसे मान लीजिए कि मुझे ये याद करना है कि ये भारत दुर्दशा हमने नाटक पढ़ा है, तो हमें ये तुरंत याद आना चाहिए कि अच्छा ये जो चौथा अंक था तो चौथा अंक में क्या होना चाहिए और अंक में क्रम से कौन आना चाहिए या तीसरे में कौन आना चाहिए। तो हमने मान लीजिए देखा कि सबसे ज्यादा अगर स्थिति खराब है तो भारत दुर्दैव, और ये भारत दुर्दैव ही बंदा था जो भारत की स्थिति को खराब करने के लिए किसको बुलाता है, सत्यानाश को बुलाता है। अब सत्यानाश कैसे सत्यानाश करेगा, तो ये जो बोला किसको बुलाता है, सत्यानाश किसको बुलाता है, तो आप देखते हैं कि सत्यानाश फौजदार जो है पहले तो निर्लज्जता आता है ना। यहाँ पे जैसे तीसरे अंक में आप देखेंगे तो सत्यानाश नहीं आएगा। अब यही देखिए, ऐसे अगर हम चीजों को लिख के याद करते तो भूल भी जाता है। जैसे हमने कहा कि अगर आप देखिए कि इस अंक में दूसरे अंक में भारत की जो स्थिति है तो उसमें क्या होता है, जब भारत गिर जाता है तो कौन आता है, निर्लज्जता आता है। और निर्लज्जता कहता है इनकी जो है ये लोग निर्लज्ज हैं, और फिर नियामत वाली बात जो है कहता है। अब तीसरे अंक में आप देखते हैं भारत दुर्दैव, जो हमने कहा था क्रिस्तानी का प्रतीक है कि सबसे ज्यादा बदहाल स्थिति करने में सबसे ज्यादा इसी का योगदान होता है। तो ये भारत दुर्दशा में जो भारत दुर्दैव वो किसको बुलाता है, सत्यानाश को बुलाता है। अब सत्यानाश जो है अपने साथ क्या क्या बोलता है, तो ये आप लिख सकते हैं कि ये सारी चीजें बोलता है। फिर आप इसके बाद देखते हैं कि किनको क्रम से भेजते हैं, तो रोग को भेजते हैं, महार्ग को भेजते हैं, है ना। फिर इसी तरीके से आप देखेंगे कि रोग है, महार्ग है, कर है, फिर मध्य है ना, क्रम से। तो ऐसे लिख के आपको याद करना कि ये चौथे अंक में है, तीसरे अंक में, दूसरे अंक में है, कौन सी बातें कौन कह सकता है, कौन बात किससे कह सकता है। अगर ऐसे करेंगे तो आपका कंप्लीट मानिए तब जाके नाटक कंप्लीट होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो मैं कोशिश अपनी तरफ से कर रही हूँ हो सकता है आपके लिए कुछ लाभप्रद जरूर हो। अपनी प्रतिक्रिया प्लीज जरूर जाहिर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और हिंदी और प्राइड करके टेलीग्राम में फ्रेंड्स, यहाँ पे आप हिंदी और प्राइड डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वहां से जो है आप जरूर कनेक्ट हो जाए, क्योंकि जो मूल टेक्स्ट है जो पढ़ाएंगे हम हाईलाइट करके वो उसी में डालेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपका ये जो है दूसरा नाटक हमने खत्म करा दिया, इसके बाद स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त जो भी नाटक हम कराएंगे तो मूल टेक्स्ट भी कराएंगे, मूल टेक्स्ट के साथ यहाँ पे पूरा नाटक को आपको समझा भी देंगे। अब एक प्रॉब्लम ये है कि कुछ बच्चे जो है हिंदी ऑप्शनल वाले हैं, तो हिंदी ऑप्शनल वाले कहेंगे कि उनको नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो उनको भी हम बाद में धीरे धीरे कराएंगे। जो आपका सिमिलर सब जो टॉपिक है उनको आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि हमने पूरी कोशिश की है कि आपको उसी तरीके से समझ में आए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।